नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से आपका तेजस कॉमर्स क्लासेस के जो यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर 2024 की जो वैकेंसी है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए, कितना कंपटीशन है, किस किस टॉपिक पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है, पेपर का लेवल कैसा होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूरी स्ट्रैटेजी हम हर एंगल से इसका पूरा एनालिस करेंगे कि क्या प्लानिंग हमको रहनी चाहिए कि जो अभी 2 महीने के लगभग हमारे पास में टाइम बचा हुआ है। तो अगर 2 महीने का भी एक मोटा मोटा टाइम, अभी कोई एग्जैक्ट टाइम एग्जाम की डेट तो नहीं आई है, लेकिन ये मान के चले कि एग्जाम जो है एक प्रोबेबल चांस है कि अगस्त के मिड में हो सकता है। तो अगस्त या जो भी यूपीएससी के कैलेंडर में जो रिटर्न एग्जाम की जो डेट होगी, उसी से पता चलेगा। लेकिन ये मान के चलिए कि लगभग 2 महीने तो हमारे पास में है। तो 2 महीने के हिसाब से हम इस एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करें। अभी हो सकता है कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो अभी मार्च का क्लोजिंग वगैरह से फ्री हुए हैं, आपके भी ईयर एंडिंग से रिलेटेड कुछ काम हो सकते हैं, तो हो सकता है कि आपने उतना अभी फोकस नहीं किया है। और जो जनरली देखा जाता है कि जब तक एग्जाम की डेट या नियर बाय टाइम नहीं आता है, तब तक उस एग्जाम के लिए हम इतने सीरियस नहीं होते हैं। तो जनरली ये देखा जाता है कि सबको ये लगता है कि अभी नहीं यार, डेट आने तो तब पढ़ाई करेंगे। बट ये एग्जाम और पीएसयू के एग्जाम से थोड़ा सा डिफरेंट है। पीएसयू के एग्जाम का एक अलग लेवल होता है। यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर का जो अगर आप पेपर पैटर्न देखोगे, 2022 का जो पेपर था और उससे पहले जो 2018 का जो पेपर था, उस पेपर के पैटर्न से आपको बहुत डिफरेंसेस नजर आएंगे कि पीएसयू के जो एग्जाम्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं और यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर का जो डेडिकेटेड एग्जाम होता है, उनमें बहुत फर्क है। और उन्हीं बातों को हम आज एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो डिस्कस करेंगे उसमें ये देखते हैं कि हमारे पास में जो सबसे पहले आती है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो कितनी है। कि इस एग्जाम को सबसे पहले देखते हैं कि सबसे इस टोटल जो एग्जाम है, ये जो यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर का जो एग्जाम है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो सबसे पहले जो अगर पोस्ट की मैं बात करूं, तो टोटल जो पोस्ट है वो है 36। ठीक है। कैटेगरी वाइज अगर पोस्ट की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 15 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी में 10 है, 10 पोस्ट है, एससी में 5 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी में 2 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में 4 पोस्ट है। ऐसे करके टोटल जो वैकेंसीज है वो 36 वैकेंसी है। इससे पहले जब ये एग्जाम 2022 में हुआ था, उस टाइम पे एक बार 16 पोस्ट का नोटिफिकेशन गया था, आया था ये। ठीक है। और उसके थोड़े टाइम बाद में एक अलग से जो एग्जाम हुआ है, मतलब एग्जाम तो एक ही था, उसमें भी लगभग जो है वो 22 पोस्ट के आसपास का नोटिफिकेशन था। तो ऐसे करके जो ये एग्जाम था, अभी रिसेंटली 2022 में हुआ था। और 2022 का पेपर पैटर्न के बेसिस पे ही हम पूरा स्ट्रेटेजी अपनी प्रिपेयर करेंगे कि जो 2022 का जो पेपर हुआ था, उसमें किस टाइप से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसी को ही हम अपना पूरा बेस इसमें मानेंगे। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारी क्लियर हो गई कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 36 है और उसमें 15 पोस्ट हमारी जनरल की और 4 ईडब्ल्यूएस की है। चलिए जी। इसके बाद आता है कि टोटल जो एप्लीकेशंस है वो कितनी आई है। वो टोटल इस एग्जाम के लिए कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, कितने एप्लीकेंट्स हैं। तो टोटल एप्लीकेशन जो मिली है वो मिली है यूपीएससी को 7,422। ये एक आरटीआई का डेटा है, उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे डाला है। इस 7,422 जो एप्लीकेशन है, उसमें से यूआर कैटेगरी की जो एप्लीकेशन पहुंची है यूपीएससी के पास में, वो है 5,221 एप्लीकेशन। ईडब्ल्यूएस में 4 पोस्ट के लिए 199 एप्लीकेशंस पहुंची हैं। ओबीसी में 1570 एप्लीकेशंस पहुंची हैं। एससी कैटेगरी में 383 एप्लीकेशंस हैं और एसटी कैटेगरी में जो है वो 49 एप्लीकेशंस हैं। देखा जाए तो यूआर कैटेगरी के जो मुकाबले जो और में है, वो बहुत ही कम एप्लीकेशंस हैं।
उसका कारण है कि जनरली क्या होता है कि इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए एक डेडिकेटेड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार इसका एग्ज़ाम का लेवल कुछ डिफरेंट है, पता नहीं कहाँ जॉब मिलेगी, कहाँ हमारी पोस्टिंग रहेगी। तो और एक यूपीएससी के नाम से थोड़ा बच्चों को वो रहता है कि पता नहीं किस लेवल का एग्ज़ाम होगा। तो बहुत कम, पहले बात तो नॉलेज ही कम है। सबसे बड़ी बात में हमारे जो कॉमर्स में जो सबसे बड़ा लेकुना है, वो यही है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो गवर्नमेंट जॉब के बारे में बिल्कुल अवेयर ही नहीं है। उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। और हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि सबको गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि उसका कारण भी है कि हमारे कॉर्पोरेट में ही हमारे कई पैकेज बहुत अच्छे हैं और को बहुत अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट उतना पैकेज नहीं दे पाती है जितना एक आप पीएसयू में काम करो तो आपको वहाँ मिलेगा, जबकि प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट में इतना आपका सैलरी पैकेज नहीं रहता है। ठीक है, आपके पास में पावर रहती है, वो सब कुछ एक अलग चीज़ है, यूपीएससी का तमगा रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सैलरी कम एज कंपेयर टू पीएसयू, उसके मुकाबले हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होती हैं, उसमें थोड़ी सैलरी का एक लिमिटेशंस रहता है। ठीक है। तो अभी हमने शुरुआती चर्चा करी कि नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 36 है। इसके बाद में हमने देखा कि टोटल जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है वो कितनी आई हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि यही अगर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को मैं थोड़ा कैटेगरी वाइज अगर बाइफरकेट करता हूँ, तो कितना कितना कंपटीशन है मेरा, क्योंकि प्लानिंग तो हमारे साथ में कितने कॉम्पिटिटर हैं उसको भी ध्यान में रख के करनी चाहिए कि हमारा मुकाबला कितने लोगों से है। हम जिस एग्जाम को फाइट करने जा रहे हैं वहां पर कितने लोग हमसे इस फाइट में हैं। तो अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं तो यूआर कैटेगरी में 15 पोस्ट है, उसके लिए एप्लीकेशन आई मेरे पास में 5221। तो अगर पर पोस्ट देखें तो पर पोस्ट जो आपका मुकाबला है, एक पोस्ट पे 348 348 एप्लीकेशंस एप्लीकेंट्स हैं वन पोस्ट के लिए। ठीक है, यूआर कैटेगरी में। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखें तो चार पोस्ट के लिए टोटल 199 लोगों ने अप्लाई किया है, यानी एक पोस्ट के लिए 50 एप्लीकेंट्स आपके सामने रहेंगे। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो टोटल पोस्ट है 10, और 10 पोस्ट के लिए 1570 एप्लीकेशंस पहुंची है, तो 157 कैंडिडेट रहेंगे 157। एससी कैटेगरी में 5 पोस्ट के लिए 383 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, तो यहाँ पर मुकाबला पर कैंडिडेट में बहुत कम रह गया 76। और एसटी कैटेगरी में, ठीक है, एसटी कैटेगरी में तो दो पोस्ट है, दो पोस्ट के लिए 49, यानी 24 ही हमारे जो कैंडिडेट है एक पोस्ट के लिए उनमें रहेगा। अब ओवरऑल देखें तो ओवरऑल जो है वो टोटल 36 है। 36 सीट के लिए, 36 पोस्ट के लिए 7422 7422 जो एप्लीकेंट्स हैं, उसमें अगर हम देखें तो पर पोस्ट पे जो हमारा मुकाबला रहेगा वो 206 बच्चों से हमारा मुकाबला रहेगा। लेकिन क्या इतने ही बच्चे एग्जाम देने आते हैं? बिल्कुल नहीं जी। इतने जितने लोग एप्लीकेंट्स जो फॉर्म फिल करते हैं, उतने लोग एग्जाम देने नहीं आते हैं। ये एक, आप किसी भी एग्जाम का कहीं से भी डेटा उठा के देख लीजिए, या चाहे कहीं आरटीआई में मांग लीजिए, या पहले का कहीं डाटा किसी एग्जाम का हो तो वो देख लीजिए। क्या होता है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। ठीक है। और सही टाइम पे एग्जाम हो जाती है तो जो जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो अप्लाई करने के साथ में एग्जाम में भी अपेयर होते हैं। रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या होगा वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपका एग्जाम में गैप हो जाता है कि आपने फॉर्म आज फिल किया, उसके बाद में जो एग्जाम है वो 1 साल बाद में लग रहा है, या 1.5 साल बाद में लग रहा है, या 8 महीने बाद में लग रहा है, तो ना तो बच्चे की लगातार इतनी पढ़ने की कैपेसिटी होती है कि वो पढ़े, और ऊपर से सीए और सीएमई, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं या पोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाते हैं, उसके बाद में तो पढ़ाई से तो ऐसा मन दूर हो जाता है कि नहीं बस बहुत हो गया, अब इतनी सारी मैंने किताबें पढ़ ली है, इतनी सारी मैंने बुक्स पढ़ ली है, तो अब मैं बिल्कुल भी स्टडी नहीं करूंगा। और होता भी है, देखो स्वाभाविक है कि आप ऑलरेडी इतनी सारी बुक्स पढ़ाई करके आए हैं, तो सबको ही लगता है कि यार मैंने ज़िंदगी के 5-6 साल लगातार पूरी ज़िंदगी मैंने अपने जो टाइम था
जो कॉलेज लाइफ जीने का टाइम था, जैसे अगर अपन बीटेक में और मेडिकल कॉलेज में देखते हैं, वो एक अलग माहौल होता है वहाँ पर। वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ में और एक्टिविटीज होती हैं। हमारे प्रोफेशन में सबसे बड़ी कमी यही है कि बस किताबों से बांध के रख दिया जाता है। आप किताबें, कोचिंग और आपकी एग्जाम फेल होते रहते हैं। कभी ये पेपर ड्यू रह गया, कभी अगली बार फिर वापस से उसी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप नहीं हुआ, सेकंड ग्रुप हो गया, इंटर हो गया, तो फिर फाइनल में अपन अटक रहे हैं। तो इतना किताबों से पाला पड़ता है, तो बाद में जाकर जब बन जाते हैं तो बाद में हम उन किताबों को उठाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जबकि गवर्नमेंट एग्जाम का अगर आप लेवल देखोगे एज कंपेयर टू सीए एग्जाम या सीएमए एग्जाम, तो आपको लगेगा कि यार अगर मैं डीप से प्रिपेयर करता हूँ और अगर थोड़ा सा भी ध्यान से करता तो ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। आपके सामने चार ऑप्शंस होते हैं, आप उसको देख के आराम से एनालाइज कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये थोड़ा जब हमारा रिजल्ट आता है तब पता चलता है, या फिर हम प्राइवेट जॉब में परेशान होते हैं तब पता चलता है कि काश मैंने गवर्नमेंट जॉब की एक अच्छे से प्रिपरेशन की होती। तो ये एक अदर सिनेरियो है, सबका अपना अपना पैशन होता है। तो मैं जो बात कर रहा था कि रियल जो कंपटीशन है, वो ये मान के चलिए कि आपका रियल कंपटीशन टोटल जो अगर बात करें यूआर कैटेगरी में 348 की जगह आपका 140 कैंडिडेट से ही रहेगा। क्यों ऐसा ऐसा डाटा क्यों? क्योंकि इस एग्जाम को जो कंडक्ट होगा उसमें लगभग 7 से 8 महीने का गैप हो जाएगा। बच्चे जब सेंटर इसका जो है वो हर उसमें स्टेट में भी नहीं आ पाता है और हर जगह भी नहीं आ पाता है। तो इसके जो सेंटर्स है वो बहुत लिमिटेड एग्जाम के सेंटर है, इस वजह से लोग नहीं पहुंच पाते हैं। किसी के क्या पर्सनल रीजन होते हैं, किसी के ऑफिस के रीजन होते हैं, किसी की पढ़ाई नहीं होती है। कोई सोचता है कि मैं क्यों जाके टाइम वेस्ट करूँ, जबरदस्ती मैंने पढ़ाई नहीं की है। किसी को कहीं घूमना फिरना होता है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये देखा जाता है कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है कॉमर्स की, खास करके सीए या सीएमए बेस्ड जो एग्जाम होती है, पीएसयू की हो या अदर एग्जाम हो, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि अपनी जो अटेंडेंस है वो मोटा मोटा जो है वो, अगर बात करें तो 55% के आसपास ही अटेंडेंस रहती है। 55%। तो उसी के बेसिस पे मैंने ये एनालिस किया है कि अगर 348 बच्चों में से मुकाबला है तो आप अपना रियल कंपटीशन मान के चलिए कि 150 बच्चों से मुकाबला है यूआर कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 20 ही कैंडिडेट हैं जिनसे आपका मुकाबला है। ओबीसी कैटेगरी में 63 10 पोस्ट के लिए, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 10, ऐसे करके टोटल 82 कैंडिडेट हैं जिनसे आपका रियल में फाइट रहेगी। और जो पढ़ने वाले हैं, मैं ये वो डाटा नहीं कह रहा जो एग्जाम देने आएंगे, नहीं, मैं इसके साथ ये भी बता रहा हूँ कि ये जो 82 कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी और आपको कहीं ना कहीं से इनसे आगे निकलने का रहेगा। तो आप जो है वो अपना मुकाबला इनसे रखिए, यानी अपने एग्जाम में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ में कौन और है जिनसे हमें फाइट करनी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए जी। अब ये लास्ट ईयर कैटेगरी कट ऑफ तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर बात करेंगे। अब आता है पेपर पैटर्न, कि हमारे एग्जाम में पेपर पैटर्न क्या रहता है, कैसे हमारा इसका पेपर रहेगा। तो सबसे पहले बात है कि हमारे इस एग्जाम में 120 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 120 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल जो रिटर्न के जो एग्जाम के जो मार्क्स रहेंगे वो टोटल 300 मार्क्स का रिटर्न पेपर रहेगा। टोटल क्वेश्चंस क्लियर हो गया, 120 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन हमारा 2.5 मार्क्स का है, और इस हिसाब से 120 को मल्टीप्लाई अगर 2.5 से करते हैं तो टोटल जो रिटर्न का पेपर है वो 300 नंबर का है। इसके बाद जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाएंगे तो अगला आपका राउंड होगा इंटरव्यू का, और इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। ऐसे करके दोनों फेज को मिलाए तो 400 का आपका टोटल सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा मार्क्स का। अगर मैं वेटेज की बात करूं तो रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू को जो वेटेज दिया गया है, वो रिटर्न एग्जाम को वेटेज दिया गया है 75% यानी 2/3, और 1/4 वेटेज दिया गया है इंटरव्यू को। ठीक है, उसमें आपकी एबिलिटी चेक की जाती है, आपका बिहेवियर देखा जाता है इंटरव्यू में, और आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है कि आप किस तरह के बंदे हैं, आपकी सोच कैसी है। क्योंकि देखो, रिटर्न में आपका जो प्रोफेशनल जो एफिशिएंसी है वो आपकी चेक कर ली जाती है रिटर्न में, कि आपको सब्जेक्ट के बारे में कितना नॉलेज है, आपको
अकाउंटिंग का कितना नॉलेज है, कॉस्टिंग का कितना नॉलेज है, टैक्सेशन का कितना नॉलेज है, ये सब रिटर्न में चेक होता है। जो 1/4 पार्ट जो आपका चेक किया जाता है, पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका डिसीजन मेकिंग, आपके थॉट कैसे हैं, ठीक है, इसी बात के आपका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू में मैं ये मानता हूँ कि कभी भी आप सब्जेक्ट को पढ़कर जाएं, ये एक अलग चीज है। आप वहां गलत भी बोलते हैं तो भी आपके मार्क्स आने के चांस ज्यादा है, बशर्ते कि आप उस जवाब को जो दे रहे हैं वो कितना कॉन्फिडेंटली दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपके नॉलेज से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। क्लियर हो गया? वो एक अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की जाए। लेकिन अभी अपन ये जो मेरे पास में जो डेटा है, ये 2018 का जो पेपर हुआ था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैं 2022 का भी डेटा लेके आऊंगा, बट यूपीएससी की वेबसाइट पे जो है वो अभी 2018 वाले पेपर का दे रखा था। चलिए जी, एक मोटा मोटा आइडिया लेते हैं कि जो लास्ट जो सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे वो कितने मार्क्स पे हुआ था। रिटर्न में जो मार्क्स आए थे वो 231 पे कट ऑफ गई थी यूआर कैटेगरी की, 197 गई थी कट ऑफ ओबीसी की, आउट ऑफ 300 ध्यान रखना, और एससी की गई थी लगभग 51%, 152, और पीएच कैटेगरी की जो है वो 125। इसमें तो बहुत ही कम होते हैं। इंटरव्यू की बात करें तो मिनिमम मार्क्स जो है वो 100 में से 50 जनरल के लिए, 45 ओबीसी को दिए गए थे, और 40 एससी को दिए गए थे, और पीएच कैटेगरी में 40 मार्क्स दिए गए थे। ऐसे करके जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो आउट ऑफ 400, 400 में से 304 नंबर पे जो है वो जनरल कैटेगरी का बच्चा सेलेक्ट हो गया था, और ओबीसी में जो है वो 273 मार्क्स पे बच्चा सेलेक्ट हो गया था। एससी कैटेगरी का जो बच्चा है वो 240 मार्क्स पे सेलेक्ट हो गया था, और पीएच में 224 मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया था। क्लियर हो गया? और हाईएस्ट मार्क्स की बात करें तो हाईएस्ट जो मार्क्स है, ठीक है, वो 304 नंबर जो है वो जनरल वाले के सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे। चलिए जी, तो ये एक 2018 का एग्जाम था, उसके बेसिस पे एक अपन ने थोड़ा सा कंक्लूजन निकाला है कि क्या मतलब कट ऑफ पे ये पेपर पैटर्न क्या रहता है। अब आते हैं 2022 का पेपर का एनालिसिस, कि जो 2022 का जो पेपर हुआ था, ठीक है, 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें क्या हुआ था कि 2018 के बेसिस पे, अगर आप 2018 के पेपर के बेसिस पे जाते हैं तो 2018 का जो पेपर है वो डिफरेंट पैटर्न पे था, और 2022 का जो पेपर है वो बहुत अलग डिफरेंट पैटर्न पे था। तो आप ओवरऑल जो मैंने पेपर का एनालिसिस किया, मैंने दोनों ही पेपर का बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, 2022 वाले का भी और 2018 वाले का भी। तो अगर आप उसमें देखोगे तो 2018 में क्या हुआ था कि कुछ सेलेक्टिव हुई चैप्टर को बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया था, यानी कुछ पर्टिकुलर ऐसे चैप्टर्स थे जिसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, जैसे कॉस्ट ऑडिट है। आप 2018 का पेपर यूपीएससी की वेबसाइट पे डला हुआ है, आप वहां देखोगे तो आप कॉस्ट ऑडिट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पाओगे, जबकि 2022 में एक लिमिटेड क्वेश्चंस थे कॉस्ट ऑडिट से। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग और भी कई चैप्टर्स थे जिनका डिफरेंस बहुत ज्यादा था पेपर पैटर्न का एज कम्पेयर टू 2022 पेपर। तो बेसिकली पहले हमारी स्ट्रेटेजी है इस एग्जाम को क्लियर करने का, ये समझते हैं कि पेपर में पूछता क्या है, किस चैप्टर्स में से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, उनको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा प्रिपरेशन उसी मोड में जाए जिस तरीके से एग्जामिनर पूछता है। और ये भी पक्का ध्यान रखिएगा, पेपर पैटर्न जो बनेगा इस बार वो कंप्लीटली 2022 के पेपर के बेसिस पे ही बनेगा, यानी जैसा 2022 में पेपर पूछा गया था वैसा ही पेपर इस बार भी बनेगा। चलिए, मैं अगर इस पूरे पेपर को अगर देखता हूं एज कंपेयर टू अदर पीएसयू एग्जाम्स, तो आपने भी बहुत और भी एग्जाम दिए होंगे, मैंने भी काफ़ी एग्जाम दिए हैं, और मैं कई एग्जाम्स में सेलेक्ट भी हुआ हूँ। तो मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि आपकी पीएसयू का चाहे ओएनजीसी का पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे एनटीपीसी का पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे पावर ग्रिड का पेपर देख लीजिए, जो मैं बड़ी बड़ी पीएसयू बता रहा हूँ, जो जो डेडिकेटली जो सीएमए के एग्जाम्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो वहां पर आप पाओगे कि 90% जो पेपर है, 90 से 95%, मतलब 95 भी कहोगे तो कोई संकोच नहीं है, 95% जो पेपर का जो लेवल होता है वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल बेसिस होता है,
यानी आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको थ्योरी आती है, आपको, तो आप आराम से इजीली उस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 5% ऐसा होता है जहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, उनके भी चैप्टर्स फिक्स हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस हो गया, कैपिटल बस्टिंग हो गया, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल वाला चैप्टर हो गया। तो बस 5% जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते थे वो उन्हीं ही चैप्टर से आते थे। जबकि आप ये यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर का जो एग्जाम का पेपर अगर आप देखोगे 2022 का, तो आपको ये मिलेगा कि लगभग जो पेपर का 2/3 पोर्शन है, 75% पोर्शन है, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की और उसके एप्लीकेशंस की। आपको फॉर्मूला याद है, लेकिन फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, डेटा को कैसे उसमें फिट करना है और किस कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व करना है, ये भी आपको आना चाहिए, जैसे कि हमारे सीए एग्जाम्स में होता था। सीए या सीएमए एग्जाम्स में आप देखोगे तो वहाँ कंप्लीटली अलग होता है। वहाँ क्या होता है कि आपका 95% जो पेपर होता है वो थ्योरेटिकल, वो प्रैक्टिकल होता है। बड़े बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, डायरेक्ट मटेरियल के लिए अपन को लिफो फीफो को कैलकुलेशन करना पड़ता है। जबकि 5% जो पेपर है वो थ्योरेटिकल बेसिस पे होता है। अभी का पेपर पैटर्न जरूर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, बट जब सीए किया करता था तो उस टाइम पे ऐसा होता था। तो अभी आप वैसे ही यूपीएससी ने किया है। यूपीएससी ने क्या किया है कि ये जो चैप्टर्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इन चैप्टर्स में से क्या हो रखा है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो काफी कुछ ज्यादा पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ लिस्ट बनाई है यहाँ पर उस 2022 के पेपर के बेसिस पे। ये आपको अपने पेपर, अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें आपको बहुत हेल्प करेगी कि मुझे किस चैप्टर पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए और किसको छोड़ देना चाहिए, किस पे कम वेटेज देना चाहिए। जैसे होता है ना एबीसी एनालिसिस, हमारे जो कोस्टिंग में है, एबीसी एनालिसिस क्या कहता है जी, आप जो ज्यादा वैल्यू का मटेरियल है उस पर ज्यादा फोकस करिए, उसको ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जबकि कम वैल्यू का आइटम है, बड़ी सारी क्वांटिटी है तो भी कोई फर्क नहीं है, उसकी परवाह नहीं करनी इतनी ज्यादा में, ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहले जो है वो है ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग का जो चैप्टर है, जनरली ये ऐसा चैप्टर है जो हमारी पीएसयू की या किसी भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। और क्वेश्चन बनता है तो कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन बनता होगा और बच्चे उसको छोड़ के जाते हैं। आप देखिए 2022 के पेपर में इसमें 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे ट्रांसफर प्राइसिंग के, और इस 7 क्वेश्चंस में से लगभग 4 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिकल बेस्ड थे और 3 क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड थे। तो अपने आप में काफी वेटेज रखता है और ये पेपर 2018 में भी काफी अच्छा पूछा गया था। तो 7 क्वेश्चंस जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग से पूछे गए थे कोस्टिंग में। जीएसटी लॉ की बात करें तो जीएसटी में जो है वो 7 क्वेश्चन जीएसटी में पूछे गए थे। मैंने एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस किया है पूरे पेपर का। तो 7 क्वेश्चंस में से लगभग जो है वो 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रैक्टिकल बेस्ड थे, टाइम ऑफ सप्लाई के बेसिस पे, वैल्यू ऑफ सप्लाई के बेसिस पे थे, ठीक है, कंपोजिशन के बेसिस पे थे, ठीक है। तो जीएसटी में 7 क्वेश्चन थे, तो 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रैक्टिकल, बाकी के थ्योरेटिकल बेसिस पे थे। कस्टम की बात करें तो कस्टम में भी 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये जो ऐसा है जीएसटी या कस्टम हुआ, ये ऐसे है कि अब जीएसटी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अलग अलग चैप्टर्स है, वैल्यू ऑफ सप्लाई एक चैप्टर है, इनपुट टैक्स क्रेडिट एक अपना अलग से चैप्टर है, अकाउंट्स अलग से चैप्टर है, ई वे बिल का एक अलग चैप्टर है, इंट्रोडक्शन अलग से चैप्टर है। तो क्या पढ़े फिर इनमें से इतने सारे 7 क्वेश्चंस के लिए, क्या पूरा जीएसटी रटे, कस्टम्स पूरा रटे उसके लिए? तो बिल्कुल। देखो क्या है, ये भी चैप्टर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे किस चैप्टर पे ज्यादा वेटेज करने की जरूरत है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके कि किस चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जीएसटी में क्या पढ़ना है, कस्टम में क्या पढ़ना है। कंपनी एक्ट की बात करें तो कंपनी एक्ट में भी 7 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये जो 3 टॉपिक हैं, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े से वाइड है लेकिन इजी भी है। यानी अगर आप जीएसटी में अगर मोटा मोटा उठा के देखें तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बेसिकली
ये पढ़ना है जी, जीएसटी कब लागू हुआ था, कौन सी कमेटी बनी थी, किस डेट को लोकसभा में पास हुआ था, किस डेट पे प्रेसिडेंट का असेंट मिला था, जीएसटी काउंसिल क्या होती है, कौन से आर्टिकल में जीएसटी काउंसिल बनी थी, जीएसटी काउंसिल में डिसीजन कैसे होते हैं, उसका कोरम क्या होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है। तो मोटा मोटा हमको ये पढ़ना है आईटीसी की क्रेडिट किस किस से मिलती है, किस किस से नहीं मिलती। तो वहां से आपको थ्योरेटिकल ओवरव्यू होगा, जबकि आप यही चीज टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ोगे तो वहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने हैं कि पर्टिकुलर केस है तो इसमें इनवॉइस का भी इशू होना चाहिए, मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, या मेरा असेसमेंट कैलकुलेशन कैसे होगा। तो ये आपको आएगा जब आप उस चैप्टर को लेके बैठोगे, तो आपको खुद को पकड़ में आ जाएगा कि मुझे पढ़ना क्या है इसमें से, एग्जामिनर पूछ कैसे रहा है, ठीक है। ऐसे ही कस्टम की बात है, कस्टम में बैगेज है, वहां पर आपसे लिमिट पूछता है, ठीक है। ऐसे ही उसका इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन है, फॉरेन वेसल्स की डेफिनेशन हो गई, स्टोर्स की डेफिनेशन हो गई, इंडिया की डेफिनेशन हो गई कस्टम में, इंडियन कस्टम वाटर्स की डेफिनेशन हो गई, तो डेफिनेशन पार्ट भी पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करूँ तो इसकी जो कंप्यूटेशंस होती है उसमें असेसमेंट कैसे किया जाता है, एक्सचेंज रेट किसको लेना है, तो वहां पर प्रैक्टिकल पॉइंट आ जाता है कि असेसमेंट में कि बेसिक कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन करके बताइए, या उसकी एफओबी वैल्यू निकालने की बात आ जाती है, या सीआईएफ वैल्यू निकालने की बात आ जाती है। तो वो जो सीआईएफ या एफओबी या हम जो कंप्यूटेशन निकाल रहे हैं वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है तो हमें प्रैक्टिकली उन चीजों का प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है उसमें से 6 क्वेश्चंस पूछे गए। अब आप जनरली क्या होता है बच्चा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल के वेरिएंस और लेबर वेरिएंस के फॉर्मूले याद रखता है, लेकिन जो फिक्स ओवरहेड और जो वेरिएबल ओवरहेड है उनके वेरिएंस कभी भी प्रैक्टिस नहीं करता, क्योंकि वो लेंथी पड़ते हैं फॉर्मूलाज, ना तो उनको समझने की कोशिश करता है, ना वो उसके जो रेशियोज हैं बजट से रिलेटेड, जो रेशियोज हैं एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, उनको याद रख पाता है। तो आप मान के चलिए कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये ना सोचे कि मुझे मटेरियल लेबर आता है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गई, नहीं। आपको फिक्स ओवरहेड की भी प्रैक्टिस करनी है, उसकी जो रिकवर्ड रेट जो निकालते हैं वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, और उसके अलावा आपको उसका एप्लीकेशंस पता होना चाहिए कि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको वेरिएंस निकाल के दे देता है खुद ही, और आपसे डाटा पूछ लेता है जी स्टैंडर्ड आवर्स कितने होंगे, या इसमें जो है वो एक्चुअल जो आवर्स है वो कितने होंगे, वो आपको कुछ डेटा मिस कर देता है फॉर्मूले के लिए, तो उसका एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए। तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को बहुत अच्छे से कर लें, 6 क्वेश्चंस हैं, तो मान के चलिए कि बहुत अपने आप में वेटेज है, और मटेरियल, लेबर और ओवरहेड चारों वेरिएंस को आप अच्छे से करिए। मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग का जो चैप्टर है ये पीएसयू के एग्जाम में भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ब्रेक इवन एनालिसिस वाला पार्ट भी आता है। आप ब्रेक इवन एनालिसिस के टॉपिक्स में देखोगे तो पीवी रेशियो की कैलकुलेशन, डिजायर्ड प्रॉफिट डिजायर्ड सेल्स की कैलकुलेशन, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल्स की कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये भर भर के क्वेश्चन है प्रैक्टिकल में मार्जिनल कॉस्टिंग के। तो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का जो ब्रेक इवन वाला जो पार्ट है इसका क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन ब्रेक इवन एनालिसिस वाला, यूनिट्स में वैल्यू में, पीवी रेशियो वाला, ठीक है, डिजायर्ड सेल्स वाला पार्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 ऐसे टॉपिक है, आप 2022 का पेपर देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी कि मुझे इन टॉपिक्स में इन इस चैप्टर में मुझे पढ़ना क्या है। इसके बाद में आता है प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन ऐसा है जिसमें 6 क्वेश्चंस आते हैं इसमें भी, यानी हाई वेटेज चैप्टर है ये। तो अलग अलग तरीके की प्राइसिंग मेथोडोलॉजी होती है, स्कीमिंग मेथोडोलॉजी होती है, कॉस्ट प्लस होती है, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन के हिसाब से लगती है, आपकी अगर ये सिचुएशन होगी तो आपको ये प्राइसिंग मेथड लगाना है, इस तरीके की मार्केट की सिचुएशन होगी तो इस तरीके लगाना है, प्रोडक्ट अगर इस तरीके का होगा तो ये अलग लगाना है। तो ये सारी जो स्ट्रेटेजी जो प्राइसिंग डिसीजन की है वो बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों ही तरीके से तैयार करनी है। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है प्राइसिंग डिसीजन। इसके बाद में आता है एफएम का चैप्टर कैपिटल बस्टिंग।
कैपिटल बस्टिंग में भी इससे भी 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो कैपिटल बस्टिंग तो है ही इंपॉर्टेंट, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है, ये तो हर एग्जाम का फेवरेट, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है। यहाँ पर पे बैक पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर का जो डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग जो अपन रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं एआरआर, वो भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसमें दो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो फॉर्मूला आपका वो एप्लीकेशन, और एक डिसीजन क्राइटेरिया, किस बेसिस पे डिसीजन देना है। जैसे पीई रेशियो अगर अपना 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब हम हमको प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो हमको प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। पेबैक पीरियड अगर जिसका पेबैक पीरियड कम होगा वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर दो तरीके से आपको स्टडी करनी है, एक तो फॉर्मूले की एप्लीकेशंस की और दूसरा डिसीजन क्राइटेरिया लेवल की। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो सीए के लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो 24 हमारे सीएस दिए हुए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं थे, यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। और ये एक मतलब प्लस पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए, जो एस्पिरेंट एज ए सीएमए अप्लाई कर रहा है या सीएमए प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि सीए वाले बच्चों के कहीं पे भी ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं आते हैं, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा नाम याद कर लो बस, ठीक है। और इतना, हाँ अभी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है इतने हैं, आईसीएमआई इंस्टीट्यूट ने ये जारी किए हुए हैं, बस इतना नॉलेज काफी है। जबकि डेप्थ नॉलेज पूछा गया था एग्जाम में, तो डेप्थ नॉलेज कॉस्ट अकाउंटेंट एस्पिरेंट को ज्यादा अच्छे से क्लियर है। तो मेरा हमेशा आपको ये सजेशन रहेगा कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन ये ना सोच के करें कि मुझे नहीं पढ़ना, मेरे कोई काम का नहीं है, 5 ही क्वेश्चन आएंगे, नहीं। आपको स्पेशली ये जो एग्जाम है ये असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट का एग्जाम है, ठीक है। सीए क्वालिफिकेशन उसके लिए हम इलिजिबल हैं, पढ़ाई दोनों की सेम है, बट आपको मोर स्पेसिफिक जो फोकस रहेगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी आपकी जॉब में काम आएगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बहुत अच्छे से आपको करना है। अगला आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है जहाँ से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें अलग अलग मॉडल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। तो वो जो अलग अलग मॉडल्स बताए गए हैं, मंगलम जो बिरला जो ग्रुप है उसने एक अलग मॉडल दिया, ठीक है। और भी कई मेथोडोलॉजीज उसमें, कैडबरी जो है उसने एक अलग मॉडल दिया। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो भी मॉडल आपको वहां बताए हुए हैं थ्योरेटिकली, नोट्स में मैंने सब कवर कर रखा है, उन सबको आपको डिटेल्ड स्टडी करनी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, क्योंकि 5 क्वेश्चन है। और ये वो चैप्टर है जो बच्चे नहीं पढ़ते, यानी इनको छोड़ते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया, इनको नहीं पढ़ते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, इनको बच्चे छोड़ के जाते हैं। और ये कोई भी हो, सीएमए हो चाहे सीए हो, उनको थोड़ा सा अटपटे चैप्टर रहते हैं, ये इंटरेस्टेड चैप्टर नहीं है। अगला आता है इंडेस। इंडेस से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जनरली आपने बहुत सारी एग्जाम देखी होगी, अगर आप दिए हैं तो आपने पेपर में देखा होगा कि इंडेस से बेसिकली जो पूछा जाता है वो तो या तो इंडेस का नाम पूछा जाता है या नंबर पूछा जाता है कि ये इंडेस किसका है, ये इंडेस किस टॉपिक का नाम है। मतलब नंबर दे देगा तो नाम पूछेगा, नाम दे देगा तो नंबर पूछेगा, जनरली ये होता है। यही एक ऐसा एग्जाम है जहां पर इंडेस से डेप्थ में पूछा गया है। तो आप, मेरी हमेशा सलाह रहेगी, क्योंकि इतने सारे इंडेस हैं तो आप ना तो पढ़ पाओगे, ना टाइम है, ना पूरा पढ़ना भी मतलब वो नहीं है। तो क्रक्स को पढ़िए और एक पूरे इंडेस में ये चीज नोट करिए कि यहाँ से प्रैक्टिकली क्या बात निकल के आ रही है। उस प्रैक्टिकली जो बात आ रही है बस उसी को हाईलाइट रखिए, और उस पूरे इंडेस में से बस उसी को पढ़ना है आपको। थ्योरेटिकली अपने आप उसमें से क्लियरिटी आ जाएगी, ज्यादा उसको डेप्थ ना पढ़ के आप इतना मोटा मोटा जो है उसमें प्रैक्टिकल एंगल से उसको पढ़िए, और इसमें क्या क्वेश्चंस पुट हो सकता है किस टाइप से, ताकि ताकि मैं कंप्यूटेशन करके वहां पर अप्लाई कर सकूं, ठीक है। तो नाम और नंबर तो याद रखना ही है, उसके अलावा आपको समरी जरूर देखनी है इंडेस की। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ये भी चैप्टर छोड़ के जाते हैं बच्चे। गवर्नमेंट अकाउंटिंग से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें कैश बेसिस पे जो अकाउंटिंग होती है वो कैसे होती है। प्रेसिडेंट की जो ट्रेजरी होती है, अलग से जो
अपन उसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या अकाउंटिंग मॉड्यूल होते हैं गवर्नमेंट के, वो कैसे अपन को यूज करने हैं, और कैसे अकाउंटिंग कौन करता है, कौन ऑडिट करता है, सारा सिस्टम जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग का है वो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। तो थ्योरेटिकली 4 क्वेश्चंस बनेंगे, ये आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें बेसिकली कॉस्ट्स के टाइप्स पूछे जाते हैं कि संक कॉस्ट क्या होती है, या डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है, या एब्सोल्यूट कॉस्ट क्या होती है, इस तरीके से। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में से जरूर 3 क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट आता है जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग, इसमें से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा टॉय मैन्युफैक्चरिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कौन सी कॉस्टिंग मेथड यूज करना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग वाला ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर कौन सा कॉस्टिंग मेथड यूज किया जाएगा। तो ये जरूर अच्छे से करके जाना है कि जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग में से 3 क्वेश्चन आएंगे छोटे से चैप्टर में। नेक्स्ट आता है बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल में से 3 क्वेश्चन है। 3 में से आप जनरली देखोगे वहां पे 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल थे, प्रोडक्शन बजट लेवल से प्रैक्टिकल, और फ्लेक्सिबल बजट से। फ्लेक्सिबल बजट एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में आपको उसका प्रैक्टिकल जरूर मिल जाएगा। तो फ्लेक्सिबल बजट तो आपको करना ही है, क्योंकि उसमें एक तो सेमी वेरिएबल, वेरिएबल और फिक्स वाला जो पार्ट है वो अलग करने वाला पार्ट है, वो जरूर करना है। उसके अलावा बजटरी कंट्रोल में एक एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, कैलेंडर रेशियो, बजट रेशियो जिसको बोलते हैं, वो जरूर करके जाना। उससे 100% एक क्वेश्चन जरूर आएगा बजटरी कंट्रोल में। जो बजटरी जो रेशियोज होते हैं, एक्टिविटी, एफिशिएंसी, कैलेंडर रेशियो, वो जरूर पूछता है। ठीक है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल बजट, कैश बजट, मास्टर बजट, जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग तो मतलब फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। ठीक है, किसने दिया था, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, ये जरूर आपको पढ़ के जाना है। जीरो बेस बजटिंग, कैश बजट, मास्टर बजट और फ्लेक्सिबल बजट, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो ऐसे इंडेस आने के बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वेटेज बहुत कम हो गया, बट 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप जनरली इसके नाम और नंबर ये याद रखना ही है। और ज्यादा कुछ डिफरेंस इतना है नहीं है, तो आपको बस मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट है उस पर्टिकुलर इंडेस का वो पता होना चाहिए। जी, इंडे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है, उस पर गवर्नमेंट ग्रांट जो मिलती है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, बस अलग अलग सिचुएशंस में। तो समरी जो दे रखी है बस आप उसी को पढ़िए नोट्स में जो दे रखा है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम यानी पर्ट सीपीएम वाला जो चैप्टर है, उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये थ्योरेटिकली चैप्टर इंपॉर्टेंट है नेटवर्क डायग्राम का। तो नेटवर्क डायग्राम में जो क्वेश्चंस हैं, वो एक तो पर्ट सीपीएम में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। एक इसमें जो एक्सपेक्टेड जो अपन क्रिटिकल पाथ निकालते हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थ्योरी जो है वो हर एंगल से इंपॉर्टेंट है नेटवर्क डायग्राम की, जहां पर हमको घुमा सकते हैं। तो ये मतलब मैंने ये लिस्टिंग जो की है टोटल 85 क्वेश्चंस की बताई है आपको, जो हाई वेटेज चैप्टर है। इन चैप्टर्स को आप जरूर उससे डेप्थ स्टडी जरूर कीजिएगा, आपको पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद आता है हमारा थ्योरेटिकल पार्ट, कि बाकी बचे जो चैप्टर है उनमें से कौन कौन से पूछे गए थे। तो मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल से जो है वो 2 क्वेश्चन आए थे। डायरेक्ट लेबर से जो है वो 2 क्वेश्चन आए थे। कॉस्ट ऑडिट से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे। प्रोसेस कॉस्टिंग से 2 क्वेश्चन थे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से 2 क्वेश्चन थे। डिसीजन मेकिंग से 2 क्वेश्चन थे। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से भी 2 क्वेश्चन आए थे। रिटर्न ऑफ इक्विटी से भी 2 क्वेश्चन थे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी हमारे 2 क्वेश्चन थे। लिवरेज से 2 क्वेश्चन थे। सेबी से 2 क्वेश्चन थे। ओवरहेड से 1 क्वेश्चन था। सर्विस कॉस्टिंग से 1 क्वेश्चन था। जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट से भी 1 क्वेश्चन था। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से भी 1 क्वेश्चन था। टारगेट कॉस्टिंग से 1 क्वेश्चन था। सिक्स सिग्मा से 1 क्वेश्चन था। बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग से 1 क्वेश्चन था। कैपिटल स्ट्रक्चर से 1 क्वेश्चन था। जेड स्कोर मॉडल से 1 क्वेश्चन था। कैश फ्लो स्टेटमेंट से 1 क्वेश्चन था। और गैंट चार्ट से 1 क्वेश्चन था। यानी आपको ये पता चल गया कि मतलब कि किस चैप्टर को मुझे ज्यादा वेटेज देना है, कहाँ मुझे ज्यादा फोकस करना है। अगर कोई रह भी गया तो मैं किस चैप्टर को छोड़ना ज्यादा प्रीफर करूंगा। ठीक है, तो ये पूरी लिस्टिंग जो दी है आप उसी के हिसाब से प्रिपेयर करिए। बाकी मैं कहूँगा प्रोसेस और जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है इसको जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लिवरेज को भी आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, कोई ज़्यादा वो ना होता है।
टारगेट कॉस्टिंग सिक्स सिग्मा, ये प्योरली थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, जहां से आपको थ्योरी तैयार करनी है, किसने दिया था, क्या कॉन्सेप्ट होता है, सिक्स सिग्मा में क्या क्या होता है, ये सब चीजें हम। बाकी डायरेक्ट मटेरियल, ये भी प्रैक्टिकल, जो इसमें मटेरियल का जो लेवल होता है उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालते हैं हम, मैक्सिमम स्टॉक मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं, एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, लेबर में जो है वो लेबर टर्नओवर रेट कैसे निकालते हैं, हाल से रोवेन का जो प्रीमियम बोनस प्लान है, इमर्सन एफिशिएंसी प्लान है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जनरली बेसिक ही आएगा लेबर में। पोस्ट ऑडिट में आप कॉस्ट ऑडिटर कब अपॉइंट करते हैं, कब उसको हटा सकते हैं, कौन सा रेजोल्यूशन पास करना होता है, सीआरए फॉर्मेट में कौन सी रिपोर्टिंग होती है, फ्रॉड की रिपोर्टिंग किस में होती है, कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंटमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट को कब देनी होती है। तो कॉस्ट ऑडिट में भी ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। तो आराम से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं समरी नोट से जो मैंने दी हुई है ऑलरेडी। चलिए जी, इसके बाद आता है 2018 में जो चैप्टर जो दिए गए हैं, 2018 में जो पेपर में पूछा गया था उसका देखते हैं कि 2018 में किस तरीके से पूछा गया था। तो 107 क्वेश्चन का मेरे पास में वेटेज है कि 107 क्वेश्चन 120 में से कैसे पूछे गए थे। प्राइसिंग डिसीजन से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, बजटरी कंट्रोल से 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जीएसटी से 12 क्वेश्चंस थे, जॉब एंड बेज कॉस्टिंग से 12 क्वेश्चंस थे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से 10 क्वेश्चंस थे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 5 थे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से 5 क्वेश्चंस थे, नेटवर्क डायग्राम से पर्ट सीपीएम से 5 क्वेश्चंस थे, ट्रांसफर प्राइसिंग से 4 क्वेश्चंस थे, मार्जिनल कॉस्टिंग से 4, कैपिटल बजटिंग से भी 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी 4 क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से 4 और टारगेट कॉस्टिंग से 4 और बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग से 4 क्वेश्चन और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से 3 क्वेश्चन। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का आप देखोगे तो 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो आप देखो प्राइसिंग डिसीजन से 14 क्वेश्चन थे, बजटरी कंट्रोल से 13 क्वेश्चन था, तो 2018 और 2022 में पेपर पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट था। बट हाँ, मोटा मोटा ये आपको पता है कि ये जो चैप्टर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मुझे यहाँ ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, चाहे मैं 2018 का पेपर पैटर्न देखूं या 2022 का पेपर पैटर्न देखूं। ठीक है, तो मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि अगर आप सीए फाइनल की या सीए इंटर की बुक्स देखोगे तो इतनी सारी है, कहाँ तक पढ़ते जाओगे, हर चीज एकदम डेप्थ है। लेकिन हमें ये पहले पता होना चाहिए कि मुझे क्या तो पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो हमारा आधा काम आधा कॉन्फिडेंस तो मेरे को ऐसे ही आ जाएगा कि बस मुझे बस ये 10 टॉपिक तैयार करने हैं, मुझे ये 12 टॉपिक तैयार करने हैं। इसमें भी मेरे बेसिक नॉलेज तो मेरे को पता है, ऐसा होता था जब मैं सीए कर रहा था। अब बस मुझे बस इतना सा कि इसको रिवाइज करना है और एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मुझे निकालने हैं। तो आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस आएगा और एक अपनी प्रिपरेशन का लेवल भी आपको खुद को पता चलेगा। क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन करता था तो मेरा मतलब 7 एग्जाम मैंने क्लियर किए, तो मेरा यही रहता था कि मुझे क्या छोड़ना है और मुझे पढ़ना क्या है। जब आपको ये चीज क्लियर हो गई तो आप ये समझ के चलिए कि आपने एग्जाम को तो आधा तो ऐसे ही पास कर लिया है। बच्चों को नहीं पता होता है कि क्या छोड़ना है, पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, अरे भाई ये तो पढ़ लोगे, मुझे छोड़ना क्या है। ठीक है, चलिए आगे आता है कि आपको प्रैक्टिकल के हिसाब से क्या कौन से चैप्टर ऐसे हैं जहां पर आपको प्रैक्टिकल पे ध्यान देना है। तो एक तो मैंने बताया मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर प्रैक्टिकल के हिसाब से, प्राइसिंग डिसीजन वाला चैप्टर, डायरेक्ट मटेरियल वाला चैप्टर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर, बजटरी कंट्रोल का चैप्टर, प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल। ये जो चैप्टर है कॉस्टिंग की, ये कॉस्टिंग का एरिया है। ये कॉस्टिंग के जो चैप्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चैप्टर ऐसे हैं जहां पर आपको प्रैक्टिकली बहुत साउंड होना है अपने आप से। ठीक है, कि हर एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सोल्व करना है। फॉर्मूला याद करने से ही काम नहीं चलेगा, फॉर्मूला के अलावा भी उनका एप्लीकेशन होता है। ये नहीं सोचे कि मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं मतलब इस चैप्टर में अपना मेरा बहुत अच्छा लेवल हो चुका है। एफएम की बात करें तो ये 4 टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं। कैपिटल बस्टिंग वाला, रेशियो एनालिसिस चैप्टर, रिटर्न ऑन इक्विटी चैप्टर और लीवरेज का चैप्टर। आप इन पे मोर कंसंट्रेट कीजिए कि इनमें कैसे क्वेश्चंस हमको सोल्व करने हैं। और क्वेश्चन जो मैंने जो सीरीज दे रखी है वो भी आप सोल्व कर लोगे तो मोर देन इनफ है। इतने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप ये मान के चलिए कि आपका पूरा चैप्टर वहां से कवर हो जाएगा। इसके बाद जीएसटी में जो प्रैक्टिकल चैप्टर है टाइम ऑफ सप्लाई वाला जो चैप्टर है, और जीएसटी कंप्यूटेशन जो है वो कैसे करते हैं।
कस्टम में बीसीडी और असेसमेंट वैल्यू जो निकालते हैं, एफओबी वैल्यू, सीआईएफ वैल्यू, और फिर कस्टम ड्यूटी की जो कैलकुलेशन होती है, स्वच्छ भारत से सेस वाला जो सॉरी जो अपन सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगा के जो कंपटीशन करते हैं बीसीडी की, उस तरीके की जो कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन है वो दो चार कर लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो मैं कैसे उसको सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं थ्योरी टॉपिक में कि थ्योरी में क्या पढ़े, थ्योरी में कौन से टॉपिक हैं जिन पे हमें ज़्यादा वेटेज रखना चाहिए। तो अगर बात करूँ मैं कोस्टिंग की, सबसे पहले तो कोस्टिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड टाइप्स, अलग बहुत सारे कॉस्ट के टाइप्स दिए हुए हैं, संक कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है, अलग अलग सारी चीजें दे रखी है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, इनमें बहुत डिफरेंस जो होता है वो सब हमें पता होना चाहिए। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा इंटर सीए का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्ट सीपीएम टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो भी थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद में कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरेटिकली बहुत साउंड है, कोस्ट ऑडिट थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, और डिसीजन मेकिंग जहां पर शट डाउन डिसीजन, ठीक है, क्या नाम है, बाई वाला डिसीजन, या अपन बाहर से खरीदे या अपन खुद मैंने मैन्युफैक्चर करें, मेक और बाय डिसीजन जो बोलते हैं डिसीजन मेकिंग में वो। तो ये जो चैप्टर है, एक दो तीन चार पाँच छः, छह चैप्टर हैं जहाँ पर आपको थ्योरेटिकली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। एफएम की बात करें तो कैश फ्लो फंड फ्लो थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एक्टिविटी, कौन सा ट्रांजेक्शन कौन सी एक्टिविटी में कवर होगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, फाइनेंशियल में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। कैश फ्लो और फंड फ्लो का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कौन सा शॉर्ट टर्म के लिए यूजफुल है, कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए यूजफुल है, ठीक है, कौन कहाँ कंपलसरी है। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर में जो थ्योरी है वो एनआई थ्योरी, नेट इनकम थ्योरी, एनओआई थ्योरी, एमएम मोदिग्लानी मिलर वाली जो अप्रोच है, वो तीनों थ्योरी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ट्रेडिशनल अप्रोच आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कंप्यूटेशन आपको प्रैक्टिकली आनी चाहिए कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब यहाँ थ्योरेटिकल डालने का मतलब मेरा फॉर्मूला बेस्ड से है, ये आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। गवर्नमेंट अकाउंटिंग आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो मॉडल दिए हुए हैं वो बहुत अच्छे से करने हैं। इसके बाद अकाउंट और जो टॉपिक है, इंडेस थ्योरेटिकली, कंपनी एक थ्योरेटिकली है, सेबी लॉ का पूरा थ्योरेटिकली है, और कस्टम लॉ भी थ्योरेटिकली। बच्चे क्या करते हैं, सेबी लॉ के पीछे पूरी तैयारी को डिस्टर्ब कर देते हैं, अरे भाई इसमें तो सेबी आ रहा है, तो सेबी कहाँ से पढ़ी, इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे अपडेट है। अरे भाई दो क्वेश्चन पूछेगा, तीन क्वेश्चन पूछेगा, आप उसके पीछे पागल मत होइए, जो दिया हुआ है वो पढ़ लीजिए बस, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आएगा तो बाहर, ऐसा तो है नहीं कि 120 के 120 क्वेश्चन सही होने हैं, कुछ तो गलत भी होंगे। तो आप उनके चक्कर में अपना और प्रिपरेशन लेवल मत बिगाड़िए। आपके पास में और भी तो टॉपिक है, कई बच्चे कस्टम को लेकर रोते रहते हैं, सर कस्टम, अरे भाई कस्टम से 7 क्वेश्चन आएंगे और छोटा सा कस्टम्स है। अगर आप मेरी समरी वहां देखोगे तो नोट्स में कस्टम्स जो है वो जो दिया हुआ है वो बस सफिशिएंट है, आप उनको भी पढ़ जाओगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया। अब आता है हमारी स्ट्रेटेजी का सबसे मेन पार्ट,